वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं डिस्कशन सक्रियता श्रेणी के बारे में। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसके क्या नियम हैं और इसमें तत्वों को किस तरीके से व्यवस्थित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए लेक्चर को विद न्यू एक्साइटमेंट एंड न्यू टॉपिक, जो कि हमारे पास क्या है, सक्रियता श्रेणी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सक्रियता श्रेणी को हम अपने आप से कंपैरिजन करके देखते हैं। आपने देखा होगा भाई, कई सारे लोग तो कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ भाई, जो सुबह खेलने भी जा रहे हैं, अपने काम पे भी जा रहे हैं, शाम को आके भी मतलब जिम वगैरह जा रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 10 बजे तक सो रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें उठाना पड़ता है, ठीक, और उनसे काम कराने के लिए उनके पीछे भागना पड़ता है, भाई काम कर, नहीं करते हैं, ठीक है। तो मतलब वही सिचुएशन है हमारे पास धातुओं की। कुछ ऐसी होती है जो कि बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। कुछ ऐसी होती हैं जिनको तो भाई कहते हैं मतलब बहुत काम करती हैं, लेकिन उनको पुश करना पड़ता है, उनको जगाना पड़ता है, भाई काम कर, ऐसे मतलब वो भी काम करेंगी लेकिन ऐसे कि हाँ भाई, उनसे कहना पड़ेगा भाई काम कर, ठीक है। और कुछ ऐसी होती है कितना ही मार लो पीट लो कुछ भी कर लो, लेकिन भैया उन्हें कुछ काम करना नहीं है। ऐसे ही होता है हमारे पास धातुओं के अंदर कि भाई कुछ तो इतनी ज्यादा सक्रिय, जैसे पोटेशियम हो गई, जो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर आती है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो चलिए अब एक क्लियर डेफिनेशन, एक मीनिंग बताते हैं कि भाई सक्रियता श्रेणी होती क्या है। बात क्या है इनकी पावर के, मतलब ये किस तरीके से, मतलब कोई भी धातु किस तरीके से रिएक्शन कर सकती है दूसरे किसी भी यौगिक के साथ या फिर किसी भी सॉल्ट के साथ यानी लवण के साथ, किस तरीके से रिएक्शन कर सकती है और कितनी जल्दी रिएक्शन कर सकती है, उसके हिसाब से ही इसमें सक्रियता श्रेणी में रखा जाता है कि मतलब कोई भी धातु कितनी ताकत से कितनी जल्दी रिएक्शन करेगी, यानी पावर, ठीक है, एक तरह से आप समझ लीजिए पावरफुल, ठीक है, कि हाँ भाई कोई भी धातु कितनी पावरफुल है वो इस सक्रियता श्रेणी के जरिए डिफाइन किया जाता है, ठीक है। इस सक्रियता श्रेणी में इस मतलब धातुओं को उनके घटते हुए क्रियाशीलता के क्रम में रखा जाता है, यानी जो सबसे ऊपर होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो उससे नीचे है वो थोड़ी कम पावरफुल है, वो जो इससे नीचे है वो और कम पावरफुल है, मैग्नीशियम और कम पावरफुल है। मतलब जैसे जैसे हम सक्रियता श्रेणी में नीचे जाते हैं तो धातुओं की पावर घटती जाती है, जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर होता है उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर हमारे पास पोटेशियम की पावर क्या है, इनमें सबसे ज्यादा है, जो हमारे पास गिवन मेटल्स हैं इस समय, उनमें जो सबसे ज्यादा जो ताकत है वो किसकी है, पोटेशियम की, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी क्या है, सक्रियता श्रेणी एक वह श्रेणी है जो धातुओं की क्रियाशीलता को दर्शाती है, मतलब क्रियाशीलता यानी पावर को दर्शाती है, ठीक है। और इसमें इसको अवरोही क्रम है, किसमें, अवरोही यानी घटते हुए क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, ला 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 ओ, घटता हुआ क्रम। तो सक्रियता श्रेणी समझ में आ गया। सक्रियता श्रेणी क्या होती है कि किसी भी मतलब कई सारी धातुओं की वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा जाता है। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता यानी पावर, कितनी जल्दी वो रिएक्शन कर सकती है दूसरे से, ठीक है। ये यानी अगर मैं देखना चाहूं देखा जाऊं क्या होता है ठीक है, जैसे कि पोटेशियम है, पोटेशियम इसमें मतलब सक्रियता श्रेणी में यहां पर सबसे ऊपर है, तो ये क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सोडियम उससे कम हो जाता है, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम, एल्यूमिनियम उससे कम, जिंक उससे कम, मतलब ये एक सीरीज है। हाइड्रोजन के नीचे आ जाता है कॉपर, ठीक है, मरकरी, एजी, एयू। अब यहां पर देखो जो सबसे नीचे होता है उसकी जो क्रियाशीलता होती है बहुत कम होती है, जो सबसे नीचे यानी गोल्ड है यहां पर, ठीक है। अब पता चला बात क्या है, यहां पर H आ रहा है, ये हाइड्रोजन से भी नीचे, यानी जो गोल्ड की सक्रियता क्रियाशीलता है वो हाइड्रोजन से भी कम है, और ये पानी से इसलिए ही रिएक्शन नहीं करता है। क्यों, H प्लस OH माइनस, अगर इससे पानी से मतलब पानी से रिएक्शन करनी है तो इसको इसे हटाना पड़ेगा, और वो इसके अंदर ताकत नहीं है कि भाई ये इसको हटा दे। तुम्हें पता होगा जो ताकतवर है वही सिंहासन पर बैठता है, तो यही बात आप समझ लीजिए कि हाँ भाई जो हमारे पास जो ताकतवर है वो अपने से कम अभिक्रियाशील वाले, मतलब जैसे कोई भी धातु है जो अगर जो ज्यादा पावरफुल है वो अपने से कम पावरफुल वाले धातु के लवणीय विलयन से क्या कर देती है, उसको हटा देती है। यही विस्थापन अभिक्रिया में आता है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, आओ मीनिंग समझते हैं। भाई ऐसे थोड़ी होता है, जैसा मान लो हमारे पास K है, NaCl है,
यहां पर मैं क्या देखूंगा कि हाँ भाई, जो सोडियम, जो हमारा पोटेशियम है वो सोडियम से ऊपर आता है या नीचे आता है। अगर ये सक्रियता श्रेणी में ऊपर आता है तो ये इसको हटा देगा, इसके जलीय विलयन, ये इसका विलयन ही तो है NaCl, हमने मतलब नमक पानी मिलाकर ले लिया, ठीक है। अब NaCl, नमक पानी, NaCl का हमने जलीय विलयन ले रखा है, ठीक है। अब पोटेशियम की जब रिएक्शन करवाई जाती है, ठीक है, तो हमने देखा कि हाँ भाई ये पोटेशियम सोडियम से ऊपर आता है, तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा, यहां पर KCl बन जाता है, यहां पर KCl बन जाता है और प्लस Na बाहर, यानी जो कमजोर है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और जो ताकतवर है वो उसकी जगह जाकर बैठ जाता है। तो ये इसका सबसे मेन नियम है। जो ऊपर वाली धातु है, सक्रियता श्रेणी का सबसे मेन नियम यही है, जो ऊपर वाली धातु है वो अपने से नीचे वाली धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। मतलब जो ऊपर है वो अपने से नीचे वाले को उसके जलीय विलयन से हटा सकता है, ठीक। लेकिन नीचे वाला जो भाई एक बार नीचे आ गया, जैसे गोल्ड है, वो Ag को नहीं हटा सकता, Hg किसी को नहीं हटा सकता। या मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कैल्शियम को नहीं हटा सकता, सोडियम को नहीं हटा सकता, पोटेशियम को नहीं हटा सकता, लेकिन लोहे को हटा देगा, लेड को हटा देगा। तो कहने का क्या मतलब है कि हाँ भाई, जो ऊपर वाली धातु है वो अपने से नीचे वाली धातु को हटा सकती है, लेकिन जो नीचे वाली धातु है वो अपने से ऊपर वाली धातु को नहीं हटा सकती। समझ में आया? गॉट दिस पॉइंट? सक्रियता श्रेणी क्या होती है हमें समझ में आ चुका है क्या, कि हाँ भाई एक धातुओं की एक ऐसी श्रेणी जिसमें उनको अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा जाता है। धातुओं की एक ऐसी श्रेणी जिसमें उनको उनके अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा जाता है। इसमें सबसे ऊपर जो धातु होती है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, और जो सबसे नीचे धातु होती है वो सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। जो जैसे कोई धातु है, अगर इससे ऊपर वो धातु आती है, यानी जो ऊपर वाली धातु है, ये वाली जैसे पोटेशियम है, ऊपर वाली धातु है, वो अपने से नीचे वाली धातु के जलीय विलयन, जलीय विलयन यानी जैसे इसका हमने जलीय विलयन ले लिया, सोडियम का लिया था NaCl, ठीक है, तो इसका जलीय विलयन लिया सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम क्लोराइड में से सोडियम को हटा देगी और पोटेशियम जाकर बैठ जाएगा, ठीक है। अपने से जो ऊपर वाली धातु है वो अपने से नीचे वाली धातु को उनके जलीय विलयन से हटा देती है, लेकिन नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को नहीं हटा सकती, ठीक है, यानी वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होने की। जैसे कि मैं कह दूं कि हाँ भाई Zn है और यहां पर AlCl3 है, ठीक है, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो क्या रिएक्शन पॉसिबल होगी? मैंने देखा कि भाई मुझे सक्रियता श्रेणी याद आ गई कि हाँ भाई जिंक जो है वो एल्यूमिनियम से नीचे आता है, ठीक है, तो भाई ये तो पावरफुल है, जो एल्यूमिनियम है वो पावरफुल है, जिंक कमजोर है बेचारा, ठीक है। जिंक कहेगा भैया मैं ऐसे ही ठीक हूं, मुझे नहीं करना कुछ भी, तो वो क्या है, ये रिएक्शन होती ही नहीं है। वहीं अगर इसका उल्टा हो जाता, जैसे कि यहां पर हमारे पास आ जाता Al और यहां पर आ जाता है ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ठीक है, तब क्या होता? तब भैया हमने देखा जिंक जो है वो कमजोर है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम निकल यहां से, तो यहां पर क्या हो जाता? AlCl3 हो जाता और प्लस Zn बाहर। बस इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया सॉल्व। कैसे पता चला? मैंने क्लोरीन पकड़ा, इधर क्लोरीन के 3 होते हैं, इधर कितने? 2, 3 दूनी 6, इधर 3 दूनी 6, पूरे बराबर कर दिए। अब यहाँ पर 3 इसके बड़े तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी जिंक की और 2 इससे मल्टीप्लाई कर दी, हो गए सॉल्व, ठीक। तो आप याद रखेंगे, जो ऊपर वाली धातु है वो नीचे वाली को हटा सकती है, लेकिन जो नीचे वाली धातु है वो ऊपर वाली को नहीं हटा सकती। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका एक और न्यूमेरिकल है यहाँ पर, इसमें न्यूमेरिकल इन द सेंस, जैसे कि यहाँ पर हमें ABCD का अधिकतर जो क्वेश्चन आएगा यूपी बोर्ड वगैरह, मतलब यूपी बोर्ड के किसी भी स्टेट बोर्ड में आ सकता है, जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा, मतलब इस तरीके का आता है, ठीक है, यही नहीं आएगा, इसी तरीके का आता है कि हाँ भाई मुझे ABCD का क्रम बताइए। अब जैसे यहाँ पर है A है, कोई अभिक्रिया नहीं दे रहा आयरन सल्फेट के साथ, ठीक है, और कॉपर सल्फेट के साथ विस्थापन हो रहा है, ठीक है, चलो, यानी कोई जो हमारा Fe लिख लिया मैंने, ठीक, आयरन सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है, यानी ये जो है आयरन से नीचे है, ए जो है आयरन से ऊपर है। कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है, तो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कॉपर सल्फेट से ये ऊपर है,
ठीक, एक मिनट थोड़ा सा गैप बना के लिख लेते हैं। ठीक, Fe जो है वो A से तो ऊपर है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा जब A की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से करवाई जाती है तो वो विस्थापित कर देता है, तो मतलब A जो है वो कॉपर से ऊपर होगा। B हमने देखा, B आयरन को विस्थापित कर पा रहा है। B अगर विस्थापित कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये लोहे से ऊपर है, तो B ऊपर कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। जिंक सल्फेट से कोई रिएक्शन नहीं है, तो जिंक से कोई रिएक्शन नहीं है, इसका मतलब है जिंक जो है इसके नीचे आएगा। ठीक है, किसके? हमारे बी के नीचे आएगा। ठीक, सी देखते हैं। सी कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है, किसके साथ? आयरन सल्फेट के साथ। ठीक, तो सी जो आएगा आयरन से नीचे आएगा। कॉपर सल्फेट से भी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, कॉपर सल्फेट से भी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन सिल्वर से कर रहा है। तो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कब नहीं करेगा? जब ये क्या हो, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कब नहीं करेगा सी? जब क्या हो, सी Cu से नीचे हो। तो सी हमारा नीचे पहुंच गया, कोई दिक्कत। और डी हमने देखा, अब डी को देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट से विस्थापित हो रहा है। सिल्वर नाइट्रेट से मतलब है कि Ag से तो ऊपर है, तो Ag से ऊपर है तो इसके नीचे Ag डाल दिया हमने, कोई दिक्कत। ठीक, यहां पर हमने देखा डी किसी से ही विस्थापित नहीं हो रहा, तो डी हमने सबसे नीचे डाल दिया। सीधी बात है, अगर विस्थापित हो रहा है तो वो सबसे ऊपर हो जाएगा, और मतलब जो विस्थापित हो रहा है वो ऊपर और जो विस्थापित नहीं हो रहा वो नीचे। दोबारा चेक कर लेते हैं। हमने ए को देखा, ए यहां पर है हमारे पास। ए हमने देखा ये आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। आयरन सल्फेट के साथ कब रिएक्शन नहीं देगा? जब वो किसी से मतलब आयरन सल्फेट से सक्रियता श्रेणी में नीचे होगा। तो ए हमने आ रहा नीचे आ गया Fe से, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद मैंने जिंक सल्फेट देखा, जिंक सल्फेट से कोई अभिक्रिया नहीं दे रहा। जिंक सल्फेट से कोई अभिक्रिया नहीं दे रहा है, एक मिनट सॉरी, ये तो ए वाला आ गया। कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर रहा है, ठीक है, ए जो है वो कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर रहा है। कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर रहा है यानी ए Cu से तो ऊपर है। ठीक है, मैंने ए को Cu से ऊपर लिखा, मतलब Cu को ए से नीचे लिख दिया मैंने। बी पार्ट देखा मैंने, बी का मैंने देखा कि भाई आयरन सल्फेट को विस्थापित कर दिया, तो बी को मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक, बी को मैंने क्या कर दिया? ऊपर लिख दिया। लेकिन ये जिंक सल्फेट को विस्थापित नहीं कर पा रहा, तो मैंने बी, जिंक कब विस्थापित नहीं होगा? जब वो बी से नीचे होगा। मैंने बी को नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने सी को देखा, सी आयरन सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है, यानी ये क्या है हमारा? Fe से नीचे है। कॉपर के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, यानी कॉपर से भी नीचे है। जिंक सल्फेट के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, जिंक से तो जब कॉपर से नीचे तो जिंक से भी नीचे ही है। ठीक है, लेकिन सिल्वर से रिएक्शन कर पा रहा है, तो सिल्वर से रिएक्शन करने का मतलब है कि ये Ag से ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया। डी मैंने देखा कि हाँ भाई ये सभी से किसी से भी रिएक्शन नहीं कर पा रहा, तो डी क्या है? सबसे नीचे होगा। तो इनका जो क्रम आ जाता है वो ये आ जाता है, बी की अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होगी, फिर ए की होगी, फिर सी की होगी, और फिर डी की होगी। सबसे कम क्या होगी? डी की होगी। यहां पर क्वेश्चन, यहां पर मेन आ जाता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होगी? बी होगी। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूं, अगर आपको पता है तो कमेंट में करना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में विद ए न्यू एक्साइटमेंट एंड न्यू